हेलो स्टूडेंट्स। देखो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर केमिस्ट्री की या रेडियो एक्टिविटी की, अ पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। वो लगभग कंप्लीट होने को है। एक दो पॉइंट्स और बाकी हैं। जैसे हमने कहा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, इमिट्स अल्फा बीटा एंड गामा रेज। सो लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। तो लिखो comparison of properties of alpha beta and gamma rays. कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। चलिए इनकी बात करते हैं। तो जैसे यहां पर मान लो प्रॉपर्टी की बात करें, अल्फा रेज, गामा बीटा रेज, गामा रेज। वन बाय वन लेट अस टॉक अबाउट। जैसे हम बात करें नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, तो नेचर अल्फा रेज आर नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसे हम 2He4 बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, और He2+ हीलियम का न्यूक्लियस, जबकि ये नेगेटिव चार्ज है। -1E0 इसका सिंबल यूज करते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड बीटा पार्टिकल्स इन द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। These are electromagnetic radiations. Second property, velocity. Velocity is of the order of 1.4 in 10 to the power 7 to 1.7 in 10 to the power 7 meter per second. It depends on the emitting source. Depends on emitting source कि वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो इमिटिंग सोर्स कितनी काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल इमिट आउट कर रहा है। बीटा पार्टिकल्स दे आर फास्टर देन अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा रेज या बीटा रेज आर फास्टर देन द अल्फा पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स हल्के भी हैं, फास्टर भी हैं, और ये तो फास्टेस्ट हैं स्पीड ऑफ लाइट, that is 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड फास्टेस्ट। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। थर्ड, आयोनाइजिंग पावर। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल्स में बिकॉज ऑफ द मास। वेलोसिटी थोड़ी कम है बट मास काफी ज्यादा होने की वजह से एनर्जी इज क्वाइट हाई, सो दे आर हाईली आयोनाइजिंग पार्टिकल्स। तो वेरी हाई आयोनाइजेशन पावर, वेरी हाई, एंड दिस इज इंटरमीडिएट एंड दिस इज लो, लो आयोनाइजेशन पावर। तो गामा रेज आर लो आयोनाइजेशन पावर, अल्फा रेज आर हाईली आयोनाइजिंग पावर बिकॉज ऑफ द हाई काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ, पेनिट्रेशन पावर। बेस्ड ऑन साइज, पेनिट्रेशन पावर जो होती है गामा रेज की बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई। पेनिट्रेशन पावर का मतलब भेदन क्षमता। भेदन क्षमता मतलब जैसे जैसे बुलेट होती है, गन से बुलेट निकलती है, वो कांच को भेदती हुई निकल जाती है एकदम तेजी से, तो वो उसे बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर इज वेरी हाई फॉर गामा रेज, intermediate, and alpha rays are low penetration power। तो ये इस तरीके से आप ये बात कहते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। यहीं पे बात करेंगे आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। तो ये प्रॉपर्टीज एक बार नोट करो, नोट इट डाउन।
representation of artificial nuclear reaction, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन के को कैसे रिप्रेजेंट करें? जैसे मान लो ये रिएक्शन है, जैसे बेरिलियम 4-9, इस पर अल्फा पार्टिकल मान लो स्ट्राइक करता है एंड रिएक्शन बिकम्स कार्बन 6-12 + 0n1 न्यूट्रॉन्स। मान लो ये एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है। आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब देखो, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में एक अंतर है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में एक्साइट नहीं करना पड़ता, बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता, न्यूक्लियस अपने आप ही डिकम्पोज होता है, अपने आप ही डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है। बट आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन में लेबोरेटरी के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल आप टकराते हो, फेंक के मारते हो ऑन सम अदर न्यूक्लियस एंड यू मेक द न्यूक्लियर रिएक्शन टू हैपन। सो इसे बोलते हैं आर्टिफिशियली कोई और रेडियो आइसोटोप तैयार करना। तो ये इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, फेंक के मारा ये वाला पार्टिकल, और ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट बना, और ये इमिटेड पार्टिकल। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इज गिवन लाइक दिस, 4Be9 अल्फा न्यूट्रॉन 6C12। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। तो रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब है, कभी अगर कोई ऐसे लिख के आ जाए तो सरप्राइज ना हो। अगर ऐसे लिख के आ जाए तो ये ना समझे ये क्या है, अबे ये क्या, ऐसे नहीं, नॉट लाइक दैट। समझ जाना, ये एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें अल्फा पार्टिकल को फेंक के मारा है ऑन बेरिलियम पर 4Be9। तो ये प्रोजेक्टाइल पार्टिकल हुआ, दिस इज प्रोजेक्टाइल, एंड दिस इज इमिटेड पार्टिकल, इमिटेड पार्टिकल। ये न्यूट्रॉन था, और ये तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी कराया था, आपको याद भी होगा, आपने लिखा हुआ है कॉपी में, कहीं ना कहीं होगा लिखा हुआ। और ये अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, इसे फेंक के मारा है ऑन बेरिलियम न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर रिएक्शन अकर्ड, कार्बन इज फॉर्म्ड एंड अ न्यू टाइप ऑफ रेज आर इमिटेड आउट consisting of the neutral particles called neutron. So this is projectile particle. तो गाइज ये तरीका था, इस तरीके से आप लिखते हो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। अब देखो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन की जब बात आती है तो यहीं पर हम बात करते हैं, दो तरह के हम आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं, फिशन एंड फ्यूशन। तो हेडिंग लिखो न्यूक्लियर रिएक्शंस, हेडिंग लिखो न्यूक्लियर रिएक्शंस। पहले ये नोट करो, नोट इट डाउन। न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस आर न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस, ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस। आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस मीन्स आपको रिएक्शंस करवा रहा हो, तो आर्टिफिशियल की अब जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही लिख दो बस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस आर न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड। न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड का मतलब न्यूट्रॉन कौन है? प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस आर न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन रिएक्शंस। क्या है फिशन रिएक्शंस? ए फिशन, फिशन और फ्यूजन दोनों पढ़ेंगे अपन। फिशन और न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फिशन रिएक्शंस होती हैं, जैसे यूरेनियम 92 235 0N1 एंड दिस इज 56, बेरियम 144 36, क्रिप्टॉन 89 प्लस 3 0N1। तो 3 न्यूट्रॉन्स, एक ये प्रोजेक्टाइल पार्टिकल था, इमिटेड पार्टिकल भी न्यूट्रॉन ही हैं, और ये रिएक्शन जब आगे बढ़ती है तो 3 न्यूट्रॉन इमिट आउट होते हैं, और ये 3 न्यूट्रॉन 3 न्यूक्लियस को टक्कर मारते हैं। यहां से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो फिर 3 न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पर टक्कर मारते हैं, और ये चेन रिएक्शन चलती चली जाती है। चेन रिएक्शन, समझो क्या बात कर रही है। एंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस ई, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ की एनर्जी 3E और यहाँ 3 स्क्वायर ई, लॉट ऑफ एनर्जी इज इमिटेड आउट। देखो हो क्या रहा है, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन में क्या करते हैं, न्यूट्रॉन इज प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, दिस इज प्रोजेक्टाइल। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम पावर प्लांट्स में यही होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यही होता है। इट इज नथिंग बट द न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन, कंट्रोल्ड फिशन। तो न्यूट्रॉन आर प्रोजेक्टेड और मेड टू स्ट्राइक ऑन यूरेनियम 235, दिस डिसइंटीग्रेट्स लाइक दिस एंड इमिट्स 3 न्यूट्रॉन। 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को फिर टक्कर मारते हैं, वहां से 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 9 न्यूट्रॉन्स अगेन स्ट्राइक्स द 9 यूरेनियम एंड दिस चेन रिएक्शन बिकम्स वेरी वेरी फास्ट। इफ इट इज कंट्रोल्ड then it is called nuclear power plants. If it is uncontrolled, then it is called nuclear bomb. It is called nuclear bomb or atomic bomb. तो यहीं पे तो ये बात कहते हैं हम, तो इस बात को लिख भी लो कि एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन uncontrolled fission reaction, uncontrolled nuclear fission. न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट is based on controlled nuclear fission. तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जैसे यहाँ कोटा के पास में रावत भाटा है, रावत भाटा में काफ़ी बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। आप इसे कंट्रोल कर सको, जहाँ चाहो वहाँ उतनी एनर्जी रिलीज करके ऑब्टेन कर सको, उसे हार्नेस कर सको, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और यदि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन हो जाए तो इट बिकम्स वेरी हजार्डस लाइक एटॉमिक बॉम्ब। जैसे हिरोशिमा एंड नागासाकी में अमेरिका ने यूज़ किया था अगेंस्ट जापान इन द वर्ल्ड वार। तो अकॉर्डिंगली वो हिरोशिमा और नागासाकी में जो विध्वंस हुआ था, जो एक डैमेज हुआ था, ह्यूमन डैमेज एज वेल एज प्रॉपर्टी डैमेज जो भी था, वो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ दिस अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन विच इज़ एटॉमिक बॉम्ब। तो इस तरीके से आप ये बात बोलते हो, तो फिशन और न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन, इस तरीके से ये बात कही जाती है। अच्छा, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, जैसे सूरज, सन पर जो इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिससे हमें रोशनी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, लाइफ मिल रही है। सन ना हो तो एनर्जी, लाइफ भी नहीं हो। तो एनर्जी जनरेशन ऑन स्टार्स इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस वेयर लाइटर न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन टू फॉर्म द लार्जर न्यूक्लियाई। तो लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको एक बार पहले नोट कर लो।
बी न्यूक्लियर फ्यूजन responsible for energy generation in stars, सन। तो सूरज में जो इतना ह्यूज एनर्जी इज जनरेटेड एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग द पार्ट ऑफ इट एज ए लाइफ, सूरज की रोशनी जो आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये फ्यूजन होता है, हाई टेम्परेचर इज जनरेटेड। तो फ्यूजन इन्वॉल्व्स टू लाइटर न्यूक्लियाई, इन्वॉल्व्स टू लाइटर nuclei to fuse to form a larger nucleus, liberating a large amount of energy, liberating a large amount of energy. High temperature is needed to overcome Coulombic repulsion barrier. Coulombic repulsion barrier जैसे फॉर एग्जाम्पल 1H1 प्लस 1H1 इट गिव्स 1H2 प्लस 1 E0 प्लस a huge amount of energy is liberated. So positron is emitted out. और जैसे 1H2 1H1 के साथ फिर वापस कंबाइन 1H2 2He3 plus 0N1 plus a huge amount of energy is liberated. 1H2 other combinations also will occur. 1H3 plus 1H1 proton plus energy, etc. So these are the reactions occurring at sun. Occurring in sun. सूरज में ये रिएक्शंस हो रही हैं एंड जनरेटिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो लाइक दिस हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन. एक बार जरा पहले नोट करो ये बात, मैं बताता हूं क्या है ये. देखो हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं. रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, फॉर एग्जांपल सन. सूरज में जो रोशनी है, जो एनर्जी जनरेट हो रही है, ह्यूज एनर्जी, टेम्परेचर ऑफ द लेवल ऑफ 10⁻⁷ केल्विन, उस ऑर्डर का मतलब मिलियंस ऑफ, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ केल्विन टेम्परेचर इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ सच अ फ्यूजन रिएक्शंस. फ्यूजन इन्वॉल्व्स टू लाइटर न्यूक्लियर टू फ्यूज लिबरेटिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. हाई टेम्परेचर इज नीडेड. क्या मतलब है इसका, जरा देखो तो सही. अब न्यूक्लियस को जोड़ रहे हो और न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो न्यूक्लियस जुड़ेंगे तो है नहीं. कूलम्बिक बैरियर होगा, कूलम्बिक रिपल्शन बैरियर. भाई दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक रिपल्शन तो होगा ना, तो उनको चिपकाना है तो बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है. ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड. तो फ्यूजन रिएक्शन ऐसा नहीं होता कि फूंक मार के फ्यूजन हो जा, ऐसे थोड़ी फ्यूजन होता है. फ्यूजन होने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज नीडेड for the two nuclei to fuse and form the larger nuclei. तो इसका मतलब इस तरह की ये रिएक्शंस हैं. हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन. वैसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, वैसे तो कहते हैं कि
कई कंट्रीज़ के पास ये हो सकता है, अमेरिका के पास, यूएस के पास हो सकता है, और किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया उनके पास भी हो सकता है। ही सेड टू हैव क्लेम्ड द न्यूक्लियर बॉम्ब, कुछ कहा था, बट हो सकता है एक फ्लूक हो सकता है ना हो, बट किम जोंग उन साहब के पास भी ये हो सकता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब मतलब ऐसा है कि अगर शायद हाइड्रोजन बॉम्ब को अगर एक्सप्लोड किया जाए तो हो सकता है एवरी साइन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ में बी वाइप्ड आउट, एवरी ह्यूमन, एवरी एनिमल, एवरी प्लांट में बी वैनिश्ड। इतना डिवास्टेटिंग हो सकता है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। अच्छा, कहते हैं कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए टेम्परेचर चाहिए ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ केल्विन। अब इतना टेम्परेचर ऐसे तो होगा ना कि हाइड्रोजन बॉम्ब हो, सुतली बम की तरह, सुतली बम लिया, उसमें एक माचिस की तिल्ली ली, ये ले हाइड्रोजन बॉम्ब में आग लग, ना ना ना, ऐसे ना। कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब को अगर मान लो एक्सप्लोड कराना हो तो उसके बाजू में एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो एटॉमिक बॉम्ब है उसको एक्सप्लोड कराओ, तो एटॉमिक बॉम्ब से जो एनर्जी लिबरेट होगी उससे हाइड्रोजन बॉम्ब फूटेगा। तो हाई कोलम्बिक बैरियर, रिपल्शन बैरियर को ओवरकम करने के लिए वेरी हाई टेम्परेचर इज नीडेड, सो इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट विद हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब इज नॉट ए इजी टेक्नोलॉजी, आप समझ सकते हैं। हालांकि हमें ये सब बातें तो में जनरल पॉइंट्स हैं। फ्यूजन मीन्स जॉइनिंग ऑफ द लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म द लार्जर न्यूक्लियाई। Fission means decomposition or disintegration of the larger nuclei into the smaller nuclei, and both liberate a huge amount of energy, and we are able to use the energy of the nuclear fission in the form of nuclear power plants. तो guys, ये था रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला पार्ट हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ ले लिया। इस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। एक आध क्वेश्चन और ले लें, उसके बाद अगला चैप्टर हम आज ही स्टार्ट करने वाले हैं, और वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को हल्का सा इंट्रोड्यूस हमने शुरू में किया था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में, जिसमें हमने एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना सिखाया था, नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन सिखाई थी एंड ऑल दैट। उसके आगे की बात आप करेंगे, बट उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ ऑन न्यूक्लियर केमिस्ट्री और दिस रेडियो एक्टिविटी। तो लेट्स टेक 1 or 2 क्वेश्चन ऑन इट। नाउ लेट्स टेक 1 क्वेश्चन। ये एक अच्छा सवाल है। क्या क्वेश्चन है? एटॉमिक नंबर ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नंबर ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट is 100. It first decays into an element Y, decays into an element Y, which then decays into Z, which then decays into Z. If in both the processes a charged particle is emitted, a charged particle is emitted, which of the following can be true? Which of the following can be true? क्या? जरा ऑप्शंस देखना। जैसे Z ऑफ एटॉमिक नंबर, ऐसे लिख लो, एटॉमिक नंबर ऑफ
Y is 102b. Atomic number of Y is 101. C. Atomic number of Z is 100. D. Atomic number of Z is 99. देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट 100 है और रेडियो एक्टिव है। इट फर्स्ट डिकेज इनटू एन एलिमेंट Y एंड देन डिकेज इनटू Z, और दोनों ही प्रोसेस में चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल कौन, या तो अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या पॉजिट्रॉन। ये तीन ही नॉर्मल चार्ज पार्टिकल होते हैं जो इमिट आउट होते हैं, जो हमने पढ़े हैं बैंड ऑफ स्टेबिलिटी जब हम पढ़ रहे थे। तो अगर अल्फा पार्टिकल इमिट आउट होगा तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, बीटा पार्टिकल इमिट आउट होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होगा, और पॉजिट्रॉन इमिट आउट होगा तो एटॉमिक नंबर में 1 की कमी होगी। तो चार्ज पार्टिकल तो बस, तो इसका मतलब आंसर सॉल्यूशन आंसर कौन कौन से हो गए। अगर अल्फा पार्टिकल तो इमिट आउट हुआ नहीं है क्योंकि 102 नहीं हो सकता किसी भी कारण से। अगर बीटा पार्टिकल इमिट आउट हुआ तो 101 हो गया। Y नहीं हो सकता 10, Y कैन बी मैक्सिमम 101, तो A कैन नॉट बी। एटॉमिक नंबर ऑफ Y इज 101, यस इट इज पॉसिबल। कब, व्हेन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड आउट, यस व्हेन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड आउट एटॉमिक नंबर ऑफ Y कैन बी 101। एटॉमिक नंबर ऑफ Z इज 100, हो सकता है पहले बीटा पार्टिकल इमिट आउट हुआ हो तो 101 हो गया होगा Y, उसके बाद एक पॉजिट्रॉन इमिट आउट हुआ हो तो वापस से 100 हो गया हो, तो यस इट इज पॉसिबल। एटॉमिक नंबर ऑफ Z इज 99, यस इट इज पॉसिबल। कैसे, पहले एक अल्फा पार्टिकल इमिट आउट हो गया हो तो 2 की कमी हो गई 98, और एक बीटा पार्टिकल इमिट आउट हो गया हो तो मिल जाएगा 99 एक बढ़ करके। तो ये भी पॉसिबल है। कैसे, अल्फा एंड देन बीटा पॉसिबल। ये वाला कैसे, 100 है, बीटा एंड देन पॉजिट्रॉन, ये भी पॉसिबल है। अच्छा ये भी पॉसिबल है, वाई कैसे, बीटा पार्टिकल, बीटा इमिटेड। सो लाइक दैट दीज आर पॉसिबल बट दिस ए इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर इज बी सी डी। सो दिस वाज द क्वेश्चन। सो लाइक दैट स्मॉल सिंपल क्वेश्चंस कुड बी देयर। थोड़ा एनालाइज करें, समझिए बात को, जो सीखा है वो पढ़ें, and accordingly you can attempt, you can solve questions. That is it, हो गया ये। This is all about the atomic structure and radioactivity. And now we move on to the next chapter, mole concept. आप ये बात नोट करो, फिर हेडिंग लिखेंगे mole concept. हेडिंग लिखे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट ये केमिस्ट्री की फंडामेंटल बेसिक कैलकुलेशंस करने के कॉन्सेप्ट हैं। इसमें मोल की कैलकुलेशंस, थोड़ी बहुत मोल की कैलकुलेशंस तो आपने जब आपका कोर्स सिलेबस स्टार्ट हुआ था तो तभी हमने बताया था एज ए इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। बट अब हम थोड़ा स्टाइक्योमेट्री की बात करेंगे, केमिकल स्टाइक्योमेट्री भी बोलते हैं, मोलैरिटी की बात करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। तो इस चैप्टर के मोल कॉन्सेप्ट के मेनली 3 पार्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस, दूसरा पार्ट होता है कंसंट्रेशन टर्म्स, और तीसरा पार्ट है बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शंस। सो ऑल दीज पार्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन। हमें इसे पढ़ने के लिए अराउंड 8 या 9 लेक्चर मिलते हैं, लग जाते हैं। ऑलरेडी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 या 3 लेक्चर लैग कर रहे हैं, लगभग 3 लेक्चर के आसपास। बट ठीक है, अच्छे से पढ़ना है तो टाइम तो लगेगा, आप भी टाइम दें, बढ़िया से पूरी बात पढ़ें। तो चलिए मोल कॉन्सेप्ट में पहले बात करते हैं हम
इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में हम मोल की कैलकुलेशन पढ़ चुके हैं, मोल डिफाइन कर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास की न्यूमरल वैल्यू तो सेम ही होती है, बस यूनिट्स का अंतर होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड, तो कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड बहुत बेसिक कंसेप्ट है। कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें कम से कम किसी भी एलिमेंट का एक एटम तो जरूर होगा। वन एटम विल ऑलवेज बी देयर ऑफ एन एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड। अगर क्वेश्चन कहता है कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो इनमें से किसी भी एलिमेंट का कम से कम एक एटम तो जरूर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन लेके बात करते हैं, कोई और एडिशनल कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड is found to contain 0.5% sulfur by mass। 0.5% सल्फर बाई मास है। फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। मान लो ये क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो। अभी मैंने एक बात बोली थी, फिर मैं दोबारा फिर बोलूंगा, बताऊंगा क्या है वो, और फिर समझें बात को, हम क्या बात कहना चाहते हैं। यहां पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें 0.5% सल्फर बाई मास पाया गया, तो बताओ इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो मैंने अभी ये बात कही थी आप सबको कि किसी एक मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कम से कम हर एलिमेंट का जो भी प्रेजेंट है उसमें एक एटम तो होगा। तो कम से कम एक एटम सल्फर का होना चाहिए। तो इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड एटलीस्ट one sulfur atom must be present in one molecule। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटलीस्ट एक सल्फर एटम तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, पर मॉलिक्यूल होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या आप ये कह रहे हो कि 0.5 AMU of sulfur is present in कितना 100 AMU of compound। क्या कह रहे हैं? since 0.5 AMU of sulfur is present in 100 AMU of the compound, तो कम से कम एक एटम सल्फर तो होना चाहिए। तो 1 एटम सल्फर मीन्स 32 AMU, दैट मीन्स 1 एटम ऑफ सल्फर। अरे अभी इतनी देर से वही कहते हम कह रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कम से कम एक एटम तो उस एलिमेंट का होना ही चाहिए। तो परसेंटेज तो 100 पे डिफाइन होती है। 0.5 AMU सल्फर प्रेजेंट है 100 AMU में, तो 32 AMU ऑफ सल्फर विल बी प्रेजेंट इन 100/0.5 इंटू 32। तो कितना हो गया ये 64 इंटू 100, 6400 AMU। बस यही आंसर है, ये हुआ मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 6400, और यदि मोलर मास बोलते तो क्या बोलते कंपाउंड का? 6400 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास में यही अंतर है। मॉलिक्यूलर वेट AMU में होगा और मोलर मास मतलब एक मोल का मास वो सेम न्यूमरल वैल्यू होगी बट ग्राम पर मोल में। तो मॉलिक्यूलर वेट तो ये हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 6400 AMU।
एंड मोलर मास कितना हुआ, दिस इज 6400 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से आप ये बात डिफाइन करोगे। तो गाइज ये था, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। स्टाइक्योमेट्री मेन पार्ट है, आएंगे उस पर, उससे पहले जो जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें हैं पहले उनको तो निपटाए लें। तो लिखिए जरा इसको, मैं जरा पानी पी लूँ। अब चलिए यहीं पे कैलकुलेट करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, जैसे मान लो आपसे ये कह दें कि कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, समझते हो आप? तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बाय मास इन इट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑफ मास इन इट, सिमिलरली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बाय मास इन CaCO3 आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बाय मास इन CaCO3 मतलब कैल्शियम का मास अपॉन टोटल का मास इंटू 100, यही तो बोलोगे। तो मास ऑफ कैल्शियम तो 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम दैट इज 40 अपॉन पूरे का मोलर मास लेना पड़ेगा 100 इंटू 100, 40%। आ गई बात समझ में? यही अगर हमसे पूछ लेते परसेंटेज ऑफ मान लो ऑक्सीजन बाय मास इन CaCO3 तो क्या बोलते हैं आप? ऑक्सीजन का मास, कितने ऑक्सीजन है? 3 है, हर एक का 16 अपॉन पूरे का मास मोलर मास 100 इंटू 100, 48%। सो लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट। तो सभी एलिमेंट्स के मास का सम कितना होना है? 100%। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास शुड बी 100%। तो यहां से अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना चाहूं तो क्या 100 माइनस कैल्शियम की परसेंटेज आई हैव फाउंड आउट कितनी? 40 माइनस ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी? 48, 88, 12%। और वो दिखता भी है, एक कार्बन है तो 12% होगा। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स या परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द गिवन कंपाउंड। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी। यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, नोट इट डाउन। जैसे मान लो कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय मास इन ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल होता है CuSO4.5H2O। क्वेश्चन में दिया है कॉपर इज 64, सल्फर तो बताइए 32, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। ये एटॉमिक मासेस हैं। जरा बताओ, आप ही बताओ, कैलकुलेशन करो तो। परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कौन सा है यहाँ? ये वाला, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है बाय मास इन ब्लू विट्रियोल। बाय मास ही फाइंड आउट करते हैं इस कंपाउंड में। करो जरा, जस्ट टेल मी द आंसर, लेट मी नो।
क्या आंसर आया बोलो। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जरा देखो तो सही, CuSO4.5H2O। तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब वाटर का मास, तो 5 इंटू पूरे एक मॉलिक्यूल ले लो, एक मोल ले लो, तो एक मोल में मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो 5 इंटू 18 अपॉन टोटल का मोलर मास मतलब 64 प्लस 96 प्लस 5 इंटू 18, यही हुआ ना, इंटू 100। जरा देखना 18 पंजे 90, 90 अपॉन आई थिंक 6 4 10 और ये आ गया 60 100 160 और 90 250 इंटू 100, ये एक 0 25 4 बार कैंसिल हो गया, 36%। दैट्स इट, यही आंसर है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये अब लिखो। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, मेन पॉइंट पर, केमिकल स्टाइकियोमेट्री। नोट इट डाउन। हेडिंग लिखो केमिकल स्टाइकियोमेट्री। केमिकल स्टाइकियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री भी बोलते हैं, कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं स्टाइचियोमेट्री, कई बार बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री, कुछ स्टोइकियोमेट्री भी बोलते हैं, चलता है। हमसे कोई अंग्रेजी थोड़ी पूछ रहे हैं हमसे, ये हमसे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, सो वी विल आंसर द क्वेश्चन। तो ठीक है, स्टोइचियोमेट्री स्टोइकियोमेट्री जो मन करे, मैं स्टाइकियोमेट्री पढ़ता हूँ, स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं इसको। तो केमिकल स्टाइकियोमेट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाइकियोमेट्री? अब देखो, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स खर्च होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स और अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल स्टाइकियोमेट्री। तो लिखो, इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ amount of reactants, it involves calculation of amount of reactants from given amount of products. So it involves calculation of amount of reactants from given amount of products or in a balanced chemical reaction. So it involves the calculation of the amount of the reactants formed, calculation of amount of products formed from given amount of the products। नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, इसको सही कर लो। It involves calculation of amount of products from given amount of reactants in a balanced chemical reaction। तो बोलेंगे केमिकल स्टाइकियोमेट्री। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे इस तरीके से ले लो, KClO3, ये एक सॉलिड है, इसको हीट करो, जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है KCl सॉलिड और गैस O2 गैस, ये केमिकल रिएक्शन हो गई। अच्छा, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी करना होता है, ये आप 9th क्लास में पढ़ते हो, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में। बैलेंसिंग में क्या होता है कि जितने एटम्स, अब ये केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन अभी ताजी पढ़ के चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एंड में जो था वो रेडियो एक्टिविटी में। न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियर पार्टिकल्स इमिट आउट होते हैं और एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में तो अगर लेफ्ट साइड में यूरेनियम है तो पता चला राइट साइड में यूरेनियम है ही नहीं, बट केमिकल रिएक्शंस में केवल इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कुछ डिफरेंट टाइप की हो जाती है, न्यूक्लियस का कुछ नहीं बनता बिगड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन में अगर पोटेशियम लेफ्ट साइड में है तो पक्का पोटेशियम राइट साइड में भी होगा।
अगर ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में भी ऑक्सीजन होगा। न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होती है, कंपाउंड्स की नेचर चेंज हो जाती है, बट एलिमेंट्स जितने रिएक्टेंट में थे उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो एक पोटेशियम लेफ्ट में है, एक राइट में है, एक क्लोरीन लेफ्ट राइट, 3 ऑक्सीजन हैं लेफ्ट में, यहाँ 2 हैं, तो यहाँ क्या लिख दें 1.5। यस, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब कई बार स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर आपने ये 1.5 कैसे लिख दिया? ऐसा लिख सकते हैं क्या? यहाँ 1.5 लिख दिया, 1.5 मतलब 1.5, 2.5 मतलब 2.5, 3.5 3.5, 3.25 3.75, ये हिंदी में बोलते हैं। मेरे गांव में तो ये सब चलता है, 1.5, 2.5, 3.25, 2.25। अभी इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़ा कम समझते हैं ये सब, बट ठीक है, तो मुझे आती है इतनी इंग्लिश। इट इज़ 1.5, 1.5 मतलब 1.5। तो KClO3 decomposes on heat, gives you KCl and oxygen, and we balanced it. So this is the balanced chemical reaction. तो balanced chemical reaction है ये स्टाइक्योमेट्री हुई। और स्टाइक्योमेट्री की रिएक्शन लें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करते हैं। हीट का साइन कई बार ये भी यूज करते हैं। ये फिजिकल स्टेट है कि सॉलिड में था, ये हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। कई बार CO2 गैस को एरो अप भी शो कर देते हैं। एरो अप का मतलब होता है गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो गया, और एरो डाउन है तो वो इंडिकेट करता है प्रेसिपिटेट को, कि 2 सब्सटेंस सॉल्यूशन फेज में मिक्स किए और PPT बन गया। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। और जैसे एग्जाम्पल ये केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, जैसे Cl2 प्लस AgNO3, इनकी रिएक्शन कराओ। AQ मतलब एक्वस, AQ मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब ये पानी में डूबे हुए हैं। और जब ये रिएक्शन होती है तो बनता है, जैसे यहाँ 2 ले लो, 2AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया, ये हो गया प्रेसिपिटेट। सॉल्युबल नहीं है पानी में ये, सो इट्स सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ कंटेनर और सिंपली और PPT। वाइट कलर का PPT होता है AgCl का, तो 2AgCl प्लस कैल्शियम नाइट्रेट, ये सॉल्युबल है। जब भी एक्वस लिख देंगे इसका मतलब इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अगर किसी कंपाउंड के ब्रैकेट में एक्वस लिखा है तो इसका मतलब होता है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। यहां नहीं लिखा है एक्वस, यहाँ तो एरो डाउन का मतलब PPT बन गया, नीचे तलिए बैठ गया सफ़ेद रंग का पाउडर टाइप का PPT। सो दीज आर केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर वेरी कॉमन। HCl का जो सोल्यूशन है, एसिड है, वो NaOH बेस के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट मतलब कौन? NaCl एक्वस प्लस वाटर H2O। वाटर को ऐसे लिखते हैं H2O लिक्विड। तो ये तरीका है रिएक्शंस को लिखने का, ये है केमिकल स्टाइक्योमेट्री। केमिकल स्टाइक्योमेट्री को पढ़ते कैसे हैं? मोल्स में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? लेट अस टॉक अबाउट द स्टाइक्योमेट्री। एक बार पहले ये नोट करो, नोट इट डाउन। तो हाउ टू रीड स्टाइक्योमेट्री, जैसे एग्जाम्पल लो, मान लो जैसे यही ले लो, KClO3 सॉलिड, उसको हीट किया था तो मिला था KCl सॉलिड प्लस O2 1.5 O2 गैस। ये बैलेंस्ड रिएक्शन, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। स्टाइक्योमेट्री कैसे पढ़ना है? स्टाइक्योमेट्री हमेशा मोल में पढ़ना है, याद रखें, मोल में, मास में नहीं। कैसे पढ़ना है? ऐसे पढ़ना है, ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। KClO3 पहले से 1 है तो उसे बोलेंगे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे इन जनरल AA प्लस B कन्वर्टेड टू C प्लस DD,
बड़ा ए बी कौन है? रिएक्टेंट्स। सी डी कौन है? प्रोडक्ट्स। ये छोटे ए बी सी डी कौन है? दीज आर कॉल्ड स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टाइक्योमेट्री बता रहे हैं ये जो नंबर लिखा हुआ होता है ना, जैसे O2 से पहले 1.5 है तो दिस इज कॉल्ड स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स इन्हें बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जो मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इन व्हाट मोलर रेशियो रिएक्टेंट्स आर रिएक्टेड टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। तो जैसे इसको पढ़ो आप, तो इसे कैसे पढ़ोगे? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 मोल लिया, मोल में पढ़ते हैं स्टाइक्योमेट्री, KClO3 से पहले 1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो मतलब 1 है वो, तो 1 मोल KClO3 डिकम्पोज हुआ, खर्च हो गया पूरा, मान लो काट दिया का मतलब गलत नहीं है, काट दिया का मतलब खर्च हो गया, तो फिर क्या मिलेगा? 1 मोल ऑफ KCl, 1 मोल से 1 मोल, और यहां क्या मिलेगा? 1.5 मोल ऑफ O2 ऑब्टेन्ड। ये कहोगे आप। तो फिर इन जनरल क्या बोलोगे? यहां क्या बोलोगे? व्हेन A मोल ऑफ A reacts completely with B moles of B to form C mole of C and D mole of D। ऐसे पढ़ते हैं स्टाइक्योमेट्री, पढ़ो एक बार फिर। When A mole of A reacts completely with the B mole of B, it forms C mole of C and D mole of D। यहां पढ़ोगे जैसे कोई मान लो रिएक्शन है, और एग्जांपल लेते हैं, 2A plus 3B converted to C plus 4D, 5D ले लो, 5D। क्या मतलब हुआ इसका कि 2 मोल, इसका मीनिंग ये हुआ 2 मोल ऑफ A reacts completely with 3 मोल ऑफ B to form 1 मोल ऑफ C and 5 मोल ऑफ D। ये मतलब होता है, इसे बोल दिया आपने स्टाइक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन। इसे बोलोगे स्टाइक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन कि 2 मोल A जब 3 मोल B से पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो पूरे खर्च हो गए, तो क्या बनाएगा? 1 मोल C और 5 मोल D। ग्राम में मत पढ़ना, स्टाइक्योमेट्री इज नेवर रेड इन ग्राम, मास में नहीं पढ़ते। ऐसा मत पढ़ना कि 2 ग्राम A 3 ग्राम B रिएक्ट किया और 1 ग्राम C और 5 ग्राम D, उससे पता चला 5 ग्राम रिएक्टेंट खर्च हुए और 6 ग्राम प्रोडक्ट बन गए। आपने कौन सा नियम फेल कर डाला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो यू फेल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टाइक्योमेट्री इज नेवर रेड इन ग्राम और मास। स्टाइक्योमेट्री हमेशा किस में पढ़ते हैं? मोल्स में। तो स्टाइक्योमेट्री इज ऑलवेज रेड, स्टाइक्योमेट्री should be read in number of moles and never in mass और ग्राम। मास में या ग्राम में कभी नहीं पढ़ते, नेवर, बट इट शुड बी रेड इन नंबर ऑफ मोल्स। तो गाइज ये तरीका था, इस तरीके से आप ये बात कहते हो। तो स्टाइक्योमेट्री शुड बी रेड इन नंबर ऑफ मोल्स एंड नेवर इन मास और ग्राम। ग्राम में ये कभी नहीं पढ़ी जाएगी। तो इस तरीके से हम ये बात कह पाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें स्टाइक्योमेट्री के बेसिस पर। यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। ये यूनिटरी मेथड ही तो है। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि 1 मोल अगर ये पूरा खर्च हुआ है तो 1 मोल ये बनेगा और 1.5 मोल ये बनेंगे, तो स्टाइक्योमेट्री हुई। फिर गिवन अमाउंट से कितने बनेंगे, कैसे, एक क्वेश्चन लेके मैं बताता हूँ आपको। आप ये पहले नोट कर लो,
जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, आप नहीं, आपसे करवाएंगे। अभी अभी रुक जाओ, पहले पढ़ तो लो। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे कह दे कि 0.8 मोल ऑफ KClO3 solid is heated to give KCl solid and O2 gas. Find first mass of KCl which can be obtained, मैक्सिमम मास कह दो, मैक्सिमम मास ऑफ KCl विच कैन बी ऑब्टेन्ड, बल्कि कंफ्यूज मत हो, मास ऑफ KCl विच कैन बी ऑब्टेन्ड। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस अंडर STP कंडीशन। क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है तो यू कैन यूज पोटेशियम इज 39, क्लोरीन तो पता ही है 35.5, बाकी सब एलिमेंट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस पता होते हैं आपको। तो 0.8 मोल ऑफ KClO3 को हीट किया, KCl मिला, O2 मिला, तो बताओ KCl का मास कितना प्राप्त हुआ, ग्राम में बताएंगे, और वॉल्यूम ऑफ O2 कितना प्राप्त हुआ अंडर STP कंडीशन। जरा देखना क्वेश्चन, लिखना बंद करो, सब लिखना बंद करो, इधर देखो। आप पहले रिएक्शन लिखो, सबसे पहला काम रिएक्शन लिखो। और क्वेश्चन ने कहा कि हीट कर दिया और डिकम्पोज करवा दिया, रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। 1.5 लिख दो। अच्छा, यहीं पे एक स्टूडेंट को डाउट भी आता है, सर आपने ये फ्रैक्शन में क्यों लिखा है 1.5? हमने तो ये सीखा था कि जैसे ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे लिख दो 2 KClO3 कन्वर्टेड टू 2 KCl सॉलिड प्लस 3 O2, ऐसे लिखो। अरे दोनों ठीक हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स या रिलेटिव स्टोइकियोमेट्री इज सेम इन बोथ, कोई अंतर नहीं है। आप चाहो तो इससे क्वेश्चन सॉल्व करो पहले वाले से, और चाहो तो दूसरे से सॉल्व करो, नहीं कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस, एब्सोल्युटली सेम। आप क्वेश्चन चाहे 1 से करो चाहे 2 से करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप जब अप्लाई करोगे स्टोइकियोमेट्री और यूनिटरी मेथड लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो फिर क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होगा, एनी वन ऑफ देम। मैं सेकंड वाला हटा रहा हूं, तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जगह चाहिए ना, तो आप चाहो तो ये लिख लो, चाहो तो ये लिख लो। मैं पहले वाले से सॉल्व करता हूं, चलिए। क्या कहा क्वेश्चन ने, जरा देखना। स्टोइकियोमेट्री बैलेंस्ड रिएक्शन, ये पहला काम रिएक्शन लिखो, दूसरा बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद स्टोइकियोमेट्री मोल्स में पढ़ो। कैसे पढ़ोगे? 1 मोल KClO3 से 1 मोल, ये 0.8 मोल लिया हुआ है हमने एक्चुअल। 1 मोल से कितना मोल मिलेगा? 1 मोल। तो एक बार तो चलो मैं आपको यूनिटरी मेथड लिख के बता देता हूँ, हाँ, लेकिन आपको इतना सब नहीं करना है, आप तो फटाफट कैलकुलेट करनी है। तो सिंस, यूनिटरी मेथड यही तो है, सिंस 1 मोल ऑफ KClO3 gives इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ KCl। भाई 1 मोल से 1 मोल मिला, मोल में पढ़ना है, ग्राम में नहीं, मोल में 1 मोल KClO3 gives 1 मोल ऑफ KCl। इसलिए सो हाउ मेनी मोल्स आर गिवन? 0.8 मोल। तो 0.8 मोल से कितना मिलेगा? 1/1 इंटू 0.8, आंसर आ गया 0.8 मोल ऑफ KCl। इसे कहते हैं हम यूनिटरी मेथड, इसे ही तो बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अरे यूनिटरी मेथड वही तो था, 6th क्लास में या 7th में शायद पढ़ते थे आप, कि 2 मजदूर एक दीवार को 6 घंटे काम करके 1 दिन में फिनिश करते हैं, तो 6 मजदूर 5 घंटे काम करके उसे कितने टाइम में फिनिश कर देंगे? ऐसे क्वेश्चन होते थे ना। और चलो ये तो मुश्किल सवाल हो गया, ये तो भारी पड़ते थे कई बार आपको। याद करो आप तो पुराना टाइम, अपना पुराना टाइम, हमारा बहुत पुराना टाइम। सिंपल सा, 1 दर्जन केले
30 रुपए के, तो 7 केले 7 बनाना कितने रुपए के, यही करते थे ना। कैसे करते थे? 12 केले 30 रुपए के, तो 7 केले कितने रुपए के? 30/12 इंटू 7 रुपए। यही आंसर होता था। गुणा भाग कर लोगे। क्या बोलते थे इसे? यूनिटरी मेथड। हिंदी में बोलते थे चूंकी मेथड। चूंकी, चूंकी मेथड। चूंकी मतलब इसे बोलते थे चूंकी, ऊपर 2 और नीचे 1, इसे बोलते थे चूंकी, और इसे बोलते थे इसलिए। चूंकि 1 मोल KClO3 देता है 1 मोल KCl, अतः इसलिए 0.8 मोल KClO3 देगा 1/1 इंटू 0.8 मोल ऑफ KCl। इसे बोलते थे हिंदी में चूंकी मेथड। हमने पढ़ा, मैं हिंदी मीडियम से हूं ना, हम हिंदी मीडियम वाले हैं भैया, तो हमने पढ़ा ये सब। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजकीय विद्यालय, मुरादाबाद जिले में एक छोटा सा टाउन था, वहाँ पढ़े हम। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है वो टाउन, क्योंकि मैं पला बड़ा हूँ ना वहाँ। मेरे लिए वो स्कूल सबसे अच्छा स्कूल था दुनिया का, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ ना वहाँ। वहाँ का प्लेग्राउंड दुनिया का सबसे अच्छा प्लेग्राउंड है, क्योंकि मैं खेला हूँ ना वहाँ। और सबसे अच्छे दुनिया के दोस्त जो हैं वो वहीं उस टाउन में रहते हैं, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं ना। दोस्त, स्कूल, प्लेग्राउंड, these words are irreplaceable. You never forget in your life these things. You forget how much you earn, you forget your achievements sometimes, but you never forget the enjoyment you had with the friends, you had with the schoolmates, you had with your teachers, the attachment with your teachers, and all those things. क्रिकेट की बॉल, जब पैसे नहीं होते तो क्रिकेट की बॉल नहीं खरीदते थे, वो लेदर वाली बॉल, तो कोई पत्थर का छोटा सा टुकड़ा लिया, उसके ऊपर ही कपड़े बांध करके उससे ही खेल लेते थे। सो दैट वाज टाइम एंड वी वर हैप्पी, utmost happy. Nobody was happier than us during that time, even today also. तो हैप्पी होने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों की। हैप्पीनेस का कोई पैरामीटर नहीं होता। खुश रहना एक आदत होती है, एक नेचर होती है, आपकी प्रवृत्ति होती है खुश रहने की, और खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी को खुशी इस केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में मिलती है, मज़ा आता है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है व्हेन दे लर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जब टेस्ट होते हैं तो दे परफॉर्म वेल, उसमें बहुत मज़ा आता है। तो ये हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस के कोई सेट पैरामीटर्स नहीं होते। अभी चूंकि आपने IIT JEE टारगेट चुना है, दैट यू विल बी, मतलब आपने मन ही मन सोचा है कि मैं इस IIT से BTech करूंगा, कंप्यूटर साइंस में करूंगा, आई विल बिकम द टॉप प्रोग्रामर, आई विल डू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई विल डू द केमिकल इंजीनियरिंग, सबके अपने एरिया स्पेस करूंगा मैं, आई विल बिकम द स्पेस साइंटिस्ट। इवन आई वॉज स्पेस साइंटिस्ट फॉर नियरली 7 years इन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। अच्छा टाइम था। आई लर्नड लॉट, आई लर्नड सो मेनी थिंग्स इन इंडियन स्पेस। श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, वर्कड इन द GSLV project, geostationary satellite launch vehicle, and that was in development phase during that time for remote sensing satellites, RSS बोलते थे उसको, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। उनके लॉन्चिंग के लिए जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था, अब तो खैर वो ऑपरेशनल हो चुका है। तो स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ये पैशन है और होना भी चाहिए। ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं उसके लिए वर्क तो करना ही पड़ेगा, एफर्ट्स तो मारने ही पड़ेंगे, बगैर एफर्ट्स मारे कुछ नहीं होगा। और फिर उसकी जो हैप्पीनेस होती है, वो जो जर्नी होती है, IIT JEE की आप तैयारी करते हो, कई बार आप लो भी फील करते हो, कई बार हाई फील करते हो, अच्छे नंबर आ गए तो आपको एक स्ट्रांग वाली फीलिंग आती है कि मैं ही सुपर ह्यूमन हूँ, मैं ही सुपरमैन हूँ, मेरे बढ़िया नंबर आए हैं, आई कैन डू एनीथिंग, मैं ही अवेंजर हूँ, मैं ही अवेंजर, मैं ही हल्क, मैं ही आयरन मैन, और मैं ही कैप्टन अमेरिका।
और जब नंबर कम आते हैं टेस्ट में कई बार, कौन सा सुपरमैन, कौन सा आयरन मैन, कौन हल्क, आप लो फील करते हो। तो फीलिंग लो इज नॉट अनयूजुअल इन द प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE। ये ऊपर नीचे चलता रहता है स्टूडेंट्स में। बता दूं आपको, IIT JEE की तैयारी में अच्छे से अच्छे स्टूडेंट जिनके 100 के अंदर रैंक आती हैं, टॉप रैंकर भी हैं, हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स ऐसी क्लास में, वो भी कई बार लो फील करते हैं। अभी जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स थे, वो पोर्शन में कई बार स्टूडेंट्स थोड़ा ट्रबल्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ठीक है, परेशान मत हो, थोड़ा है तो सही वो ट्रिकी पार्ट, बट आप एक बार 2 बार और थोड़ा समय भी दो, 3-4 दिन बाद यू विल फाइंड थिंग्स आर कंफर्टेबल, इट इज़ नॉट एज टफ एज यूज्ड टू बी। ऐसी ये मूल कॉन्सेप्ट है। शुरुआत में लगेगा ये तो बहुत मुश्किल सी चीज़ है, बट जब इसके बाद अगला चैप्टर आएगा, मान लो गैसीय स्टेट या पीरियोडिक टेबल एंड ऑल द थिंग्स, तो आपको ये चैप्टर आसान लगेगा। फिर यही जर्नी है JEE प्रिपरेशन की, एंड फाइनली यू लैंड इनटू अ गुड IIT, अ रेप्यूटेड IIT। So this is the journey of IIT. Enjoy it. Enjoy learning. Enjoy PCM. Love PCM. डिसिप्लिन रहें, थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें। तो मैं कभी कभी जनरल बात कर लेता हूँ आप लोगों से। तो मैं कह रहा था कि इसे कहते थे हम चूंकि मेथड। चूंकि ये वाला रह गया था यहाँ। चूंकि 12 केले 30 रुपए के, अतः इसलिए 7 केले इतने रुपए के। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मैथड। चूंकि मेथड हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिटरी मेथड। आपने 7th या 8th क्लास, 6th या 7th में इस तरह के क्वेश्चंस यू यूज्ड टू सॉल्व। सेम थिंग वी आर अप्लाइंग हियर। सिंस 1 mole of KClO3 on decomposition gives 1 mole of KCl, so 0.8 mole will give how much? आ गया आंसर। अब मास चाहिए, तो मास कैसे फाइंड आउट करोगे? मास कैसे आएगा? 0.8 मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास मीन्स 39 प्लस 35.5, तो कितना? 74.5, 0.8 इंटू 74.5 ग्राम। आप सॉल्व कर लेना, यही आंसर है पहले पार्ट का। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट जरा देखना। सेकंड पार्ट देखो, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस अंडर STP कंडीशन। जरा यही देख लो, 1 मोल से 1.5 मोल O2 मिलता है, तो 1 मोल ऑफ, सिंस 1 मोल ऑफ KClO3 गिव्स 1.5 मोल ऑफ O2, तो फिर हाउ मच? 0.8 मोल से कितना मिलेगा? 1.5 अपॉन 1 इंटू 0.8, 1.2 मोल ऑफ O2। सो व्हाट इज द वॉल्यूम? 1.2। STP पर वॉल्यूम क्या लेते हो? 22.7 लीटर। तो बस यहां से सॉल्व करेंगे, यही आपका आंसर होगा। तो 1.2 इंटू 22.7 लीटर विल बी द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस ऑब्टेन्ड एट STP कंडीशन। अब बात आती है कि सर हम समझ गए कि स्टाइकोमेट्री की सॉल्व अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हमें मोल्स में स्टाइकोमेट्री रीड करनी है, मास में नहीं। और फिर यूनिटरी मेथड लगाना है। तो सर क्या हर बार हमें ऐसे लगाना पड़ेगा? अरे ये तो 6ठी 7वीं की बात थी, अब तो बड़े हो गए हो, अब तो थोड़े बड़े हो गए हो आप, अब ऐसा नहीं करोगे तो फिर सर कैसे करेंगे? यहीं कर लोगे कैलकुलेशन। आप पहले ये नोट करो, फिर मैं दोबारा बताता हूँ कैसे कैलकुलेशन अब करनी है। इतना सब लिखोगे तो इतना ही टाइम बचा है क्या आपके पास? यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ, यू हैव टू डू द स्मार्ट कैलकुलेशंस, क्विक कैलकुलेशंस, एंड यू हैव टू सेव टाइम। तो आप पहले ये नोट करो, मैं बताता हूँ, नोट इट डाउन। हटा दूं 12 केले। हाँ, आप सुनो कैसे करोगे। अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर वैसे कौन लिखेगा इतना सब? ऐसे आओ, सुनो। 1 मोल से, ये 0.8 मोल दिए हुए हैं, सुनो। 1 मोल से कितना मोल मिला? 1 मोल, तो 1/1, तो 0.8 से कितना? इंटू 0.8, तो बस 0.8 मोल मिल गए इंटू 74.5 ग्राम। आंसर। इधर आओ, यहां आओ। 1 मोल से कितना? 1.5 मोल, 1.5, तो 1.5 अपॉन 1,
तो 0.8 से कितना इंटू 0.8, ये यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया, दैट मीन्स 1.2 मोल ऑफ O2 ऑब्टेन। तो 1.2 इंटू 22.71, नियरली 7 ले लेते हैं लीटर। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस ऑब्टेन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई द स्टाइकियोमेट्री फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। चलो एक छोटा सा सवाल और लेते हैं इसके ऊपर, पहले से नोट कर लो, नोट इट डाउन। जैसे मान लो क्वेश्चन ये कहे व्हाट मास ऑफ O2 इज नीडेड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। देखो ये क्वेश्चन को कह रहे हैं कि O2 का कितना मास चाहिए फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। अब ये तो पता ही है, मीथेन गैस एक अच्छा फ्यूल है, ईंधन है, और ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजर तो चाहिए होगा। तो ये जो एल्केन होते हैं, एल्केन एल्कीन्स, दे आर वेरी गुड कंबस्शन सब्सटेंस, दे आर वेरी गुड फ्यूल्स, और फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कंबस्शन का मतलब होता है ईंधन को जलाने के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो मीथेन का फॉर्मूला CH4, O2 कंबस्शन कराना है, कंबस्शन कराने का मतलब O2 से रिएक्शन कराना, बर्न कराना, और हाइड्रोकार्बन है जैसे ये, तो कार्बन पहुंचाना होता है CO2 में, जलने के बाद कार्बन जाएगा CO2 में, हाइड्रोजन जाएगा H2O में। ये रिएक्शन हुई, ये तो रिएक्शन हुई। अब बैलेंसिंग कर लो, एक कार्बन चलेगा, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया हाइड्रोजन 4, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितना, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, 4O, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नाउ दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। अब क्वेश्चन ने कहा कि 4 ग्राम मीथेन है, स्टाइकियोमेट्री तो हमेशा मोल में पढ़नी होती है ना, तो 4/16 मोलर मास से डिवाइड करो तो कितना हुआ, 4.25 मोल। आप सॉल्व कर लो स्टाइकियोमेट्री, सुन लो, 1 मोल से 2 मोल, 2/1, तो 0.25 मोल से कितना इंटू 0.25 मोल, तो इसका मतलब इतना O2 चाहिए, मोल ऑफ O2, तो कितना, अब 2.5 मोल ऑफ O2, इतना O2 चाहिए 0.5 मोल इंटू मोलर मास कितना, हमें तो मास चाहिए ना ग्राम में, 32 ग्राम, 16 ग्राम O2 ऑफ O2 इज नीडेड। यही आंसर है, बस यही तो पूछा था क्वेश्चन ने कि 4 ग्राम ऑफ मीथेन को बर्न कराने के लिए हाउ मच ऑफ द ऑक्सीजन इज नीडेड, 16 ग्राम ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर कंप्लीट कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है कि फ्यूल का कार्बन को पहुंचाना है CO2 में, हाइड्रोजन को बर्न करा के पहुंचाना है H2O में। ये हुई सिंपल स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री पर और बात करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। इस चैप्टर में थ्योरी कुछ ना है, सब क्वेश्चंस ही हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और यूनिटरी मेथड इज मेन। अच्छे से पढ़ें इसको, नेक्स्ट लेक्चर में इसका अच्छा खासा यूज आएगा। दैट्स इट फॉर नाउ।